हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू ज्ञान अड्डा। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कशन करेंगे एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी, एग्जिम पॉलिसी क्या होती है। साथ में जो लेटेस्ट एग्जिम पॉलिसी 2015 एंड 2020 जो अभी चल रहा है, इसका लेटेस्ट हाइलाइट्स क्या है, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ये कंटिन्यूएशन है यूनिट 2 का, ये पार्ट 6 है। साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि इसके पहले मैंने और भी बहुत सारी पॉलिसीज़ के बारे में डिस्कशन किया है, जैसे कि मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, एफडीआई वगैरह पे डिटेल में सारा कुछ डिस्कशन किया हुआ है, जिसका वीडियोस आप देख सकते हैं। ऊपर आई बटन जो ब्लिंक कर रहा है, वहाँ से आप डायरेक्ट बिजनेस एनवायरनमेंट के प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं, या तो फिर आप इंडिविजुअल वीडियो भी देख सकते हैं, जो कि इस वीडियो के एंड में आपको इंडिविजुअल वीडियोस का डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा। तो गाइज़, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि तभी आपको मेरे वीडियोज़ के लेटेस्ट नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो स्टूडेंट समझते हैं पहले कि एग्जिम पॉलिसी क्या है। एग्जिम पॉलिसी के नाम से ही आप समझ रहे होंगे कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड है। जो भी बिज़नेस इंडिया में हो रहे हैं, चाहे एक्सपोर्ट हो रहा है चाहे इंपोर्ट हो रहा है, उससे रिलेटेड जितनी भी पॉलिसी फ्रेम की जाती हैं वो सारी एग्जिम पॉलिसी के अंदर में आती हैं। एग्जिम अपने में ही अगर आप देखें तो EX का मतलब एक्सपोर्ट, IM का मतलब इंपोर्ट, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी ये इसका फुल फॉर्म है। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी किस तरीके से काम करता है और ये कितने सालों के लिए एक अगर बनाया जाता है तो कितने सालों के लिए वैलिड होता है, कब कब इसका अमेंडमेंट होता है, कितनी बार इसका अमेंडमेंट हुआ, कौन इसकी गवर्निंग बॉडी है, ये सारा कुछ हम अभी डिस्कशन करेंगे। तो एग्जिम पॉलिसी को फॉरेन ट्रेड पॉलिसी भी बोला जाता है। पहले तो ये समझ लीजिए कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बोली चाहे एग्जिम पॉलिसी बोली, दोनों एक ही है। ये कुछ गाइडलाइंस वगैरह सेट करता है या इंस्ट्रक्शन सेट करता है, जो कि इस्टेब्लिश किया जाता है DGFT। DGFT क्या है? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। DGFT कुछ गाइडलाइंस या इंस्ट्रक्शन, जितनी भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड चीज़ें होते हैं, वो इसको पूरा सेट करते हैं। और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी और एग्जिम पॉलिसी, इसको अलग अलग मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि पहले एग्जिम पॉलिसी को एग्जिम पॉलिसी के नाम से जाना जाता था, बाद में एग्जिम पॉलिसी को हटा करके फॉरेन ट्रेड कर दिया गया हुआ। इसलिए कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने दोनों को यहाँ पे सेपरेटली लिख दिया हुआ है, क्योंकि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का खुद का एक रेगुलेशन एक्ट है जो कि 1992 में बना हुआ था। पहले ये एग्जिम पॉलिसी पहले ये जो पॉलिसी है वो एग्जिम पॉलिसी के नाम से जानी जाती थी और रेगुलेट की जाती थी फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1992 के अंदर में। फिर DGFT क्या है? DGFT इसकी मेन गवर्निंग बॉडी है। गाइस, ये तो एक्ट हो गया, लेकिन जो मेन गवर्निंग बॉडी है वो आपकी DGFT है, इसको ध्यान में रखिएगा। DGFT मेन गवर्निंग बॉडी है, लेकिन जो एक्ट है, जिस एक्ट के तहत सारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शन जारी किए जाते हैं, वो एक्ट है फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1992। हालांकि इसमें टाइम टू टाइम अमेंडमेंट होता रहता है। तो आपकी एग्जिम पॉलिसी की गवर्निंग बॉडी बोल सकते हो या फॉरेन ट्रेड की गवर्निंग बॉडी बोल सकते हो, वो DGFT है, क्योंकि एग्जिम पॉलिसी अब ख़त्म कर दिया गया और रिप्लेस कर दिया गया है फॉरेन ट्रेड से। तो मैं फॉरेन ट्रेड ही वर्ड यूज़ करूँगी, जहाँ नीड होगा वहाँ एग्जिम पॉलिसी यूज़ करूँगी, तो आप समझ लेना उससे। तो मेन ऑब्जेक्टिव जो फॉरेन ट्रेड का है और इस एक्ट का है वो ये है कि आपका डेवलपमेंट प्रोवाइड करना, ताकि फ़ॉरेन के जो ट्रेड हैं और जो इंपोर्ट हो रहे हैं, जो एक्सपोर्ट हो रहे हैं इंडिया से, ऑगमेंटिंग का मतलब होता है इंक्रीज़ करना, टू इंक्रीज़ एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, आप ऐसे भी लिख सकते हो या ऑगमेंटिंग भी आप लिख सकते हो। ऑगमेंटिंग का मतलब होता है कि इंक्रीज़ करना, बढ़ाना, जो भी इंपोर्ट हो रहे हैं या एक्सपोर्ट हो रहे हैं, खासतौर पे एक्सपोर्ट को प्रमोशन करना। एक्सपोर्ट का मतलब जब आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में सामान भेजते हो तो उसे बोलते हैं एक्सपोर्ट। लेकिन जब आप दूसरी कंट्री से आप सामान इंडिया में अगर आप मंगा रहे हो तो उसको बोलते हैं इंपोर्ट। तो एक्सपोर्ट को प्रमोशन करने के लिए आपकी कंट्री का सामान दूसरी कंट्री में जाएगा, तो दूसरे कंट्री की करेंसी आपकी कंट्री में आएगी, आपकी खुद की करेंसी की जो वैल्यू है वो बढ़ेगी, प्लस बहुत सारे और भी फ़ायदे लेकर के आती है। तो फॉरेन ट्रेड एक्ट ने रिप्लेस कर दिया है फॉरेन, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, फॉरेन ट्रेड एक्ट हैज़ रिप्लेस्ड अर्लियर लॉ नोन एज इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कंट्रोल। पहले ये 1947 में इस्टेब्लिश किया गया था, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंट्रोल, जिसको आप एग्जिम पॉलिसी के नाम से आप जानते हो। वो एग्जिम पॉलिसी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट 1947, क्योंकि इंडिया जब आज़ाद हुआ था तो उस टाइम पे ये एक्ट बना हुआ था। तो इसके बाद में 1991 के बाद गाइस बहुत सारे आपके रिफॉर्म्स हुए हैं, जैसा कि मैं आपसे पहले हर वीडियो में डिस्कशन कर रही हूँ कि बहुत सारे न्यू पॉलिसीज़ बनी, न्यू रिफॉर्म्स हुए। कौन कौन से न्यू रिफॉर्म्स हुए हैं उनको हम LPG के नाम से जानते हैं, जो कि आपका नेक्स्ट वीडियो है।
नेक्स्ट इसी पे वीडियो रहेगा, जो भी रिफॉर्म्स हुए 1991 के बाद में, तो हम उस पे बाद में डिस्कशन करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दे रही हूँ कि 1991 के बाद में बहुत सारे रिफॉर्म्स हुए, उससे बहुत सारी पॉलिसीज़ को चेंज किया गया। और ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी को जो हटा करके नाम चेंज किया गया फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, ये 1992, ये उसी के बाद का सिस्टम है। और एग्जिम पॉलिसी क्या था? एग्जिम पॉलिसी क्या था कि ये 1947 में जिस पॉलिसी को हटाया गया, मैं उसकी बात कर रही हूँ यहाँ पे। तो ये बहुत सारे डिसीजंस लेती थी जो कि गवर्नमेंट के थ्रू लिए जाते थे, फॉरेन ट्रेड से ही रिलेटेड इनके डिसीजंस लिए जाते थे इन द रिस्पेक्ट ऑफ इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट के थ्रू में। जो भी कंट्री का एक्सपोर्ट प्रमोशन होता था या जो मेजर्स होते थे, पॉलिसीज़ वगैरह जो होती थी, प्रोसीजर्स रिलेटेड जितने भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट से होते थे, वो सारा कुछ एग्जिम पॉलिसी के अंदर पहले लिया जाता था जब फॉरेन ट्रेड नहीं था। तो ट्रेड पॉलिसी सारी प्रिपेयर की जाती थी और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के थ्रू सारी चीज़ें जो हैं आपकी रेगुलेट की जाती थी। इंडिया के एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी को फॉरेन ट्रेड पॉलिसी भी बोला जाता है। और इसका जो एम था वो ये था कि आपको एक्सपोर्ट पोटेंशियल डेवलपमेंट करना है, इम्प्रूव करना है आपको एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस, इनकरेज करना है आपको फॉरेन ट्रेड, और आपको क्रिएट करना है एक फेवरेबल इन्वायरमेंट जहाँ पे आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट की पोजीशन बनी रहे। बैलेंस ऑफ पेमेंट का पोजीशन का मतलब कि आप जितना कंट्री से बाहर सामान भेज रहे हो, मतलब जितना आप इंपोर्ट कर रहे हो उतना अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपका जो ट्रेड है वो बैलेंस हो जाता है। जितना आप इंपोर्ट ज़्यादा करोगे, अगर आप एक्सपोर्ट कम करोगे तो आपके कंट्री में बाहर की कंट्री की करेंसी ज़्यादा आएगी। अगर आपकी कंट्री में बाहर की करेंसी ज़्यादा आएगी तो आपकी जो खुद की करेंसी की वैल्यू है या खुद की जो प्रोडक्टिविटी है उस पर काफ़ी असर पड़ेगा। तो जितना आप बाहर से मंगा रहे हो उतना आपको बाहर भेजना चाहिए ताकि एक बैलेंस जो है वो मेंटेन रहे। तो इतना तो आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से एग्जिम पॉलिसी आई, कब आई और क्या क्या चीज़ें हुई। इसका कुछ हिस्ट्री जान लेते हैं क्या है। 1962 में गवर्नमेंट ने एक बॉडी कमेटी को इस्टेब्लिश किया। 1962 की बात है। एक गवर्नमेंट ने एग्जिम पॉलिसी कमेटी को इस्टेब्लिश किया ताकि वो रिव्यू कर सके गवर्नमेंट की एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड जो भी पॉलिसीज़ हैं वो क्या है। 1962 की बात मैं बता रही हूँ क्योंकि 1992 में आया था आपका फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो अभी आपने पीछे पढ़ा, क्योंकि एग्जिम पॉलिसी जो आई थी वो 1947 में ही आ गई थी। ये 1962 की बात है, मतलब 47 के बाद की बात है और 92 के पहले की बात है। तो वहाँ पे गवर्नमेंट ने एक कमेटी बिठाई, एग्जिम पॉलिसी कमेटी, जिसका नाम दिया गया ताकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड जितनी भी पॉलिसीज़ हैं उनको देखे और उनमें क्या बदलाव किया जा सकता है पॉजिटिव, उस पर गवर्नमेंट ने डिस्कशन किया। उस वक्त जो कॉमर्स मिनिस्टर थे, क्योंकि ये सारा कुछ कॉमर्स के अंदर में होता है, कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंदर में होता है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भिन्न अंग है। तो मिस्टर वीपी सिंह उस समय आपके उस समय कॉमर्स मिनिस्टर थे और उन्होंने अनाउंस किया कि एग्जिम पॉलिसी 12 अप्रैल 1985 को उन्होंने बोला कि ये एग्जिम पॉलिसी में कुछ अमेंडमेंट करते हुए उन्होंने एग्जिम पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया और 3 इयर्स के लिए इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने बोला कि हम जब एक बार पॉलिसी बनाते हैं तो वो एटलीस्ट 3 ईयर के लिए वर्क करना चाहिए। जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव होता है उसको यूटिलाइज़ होने में, प्रोडक्टिव होने में एटलीस्ट 3 इयर्स लग जाते हैं। तो उसका मेन जो ऑब्जेक्टिव था एक्सपोर्ट को प्रमोट करना था, मतलब अपने जो सामान है हमारे कंट्री के बने हुए सामान उनको बाहरी देशों में एक्सपोर्ट करना, उनका उसको एक्सपोर्ट ऑगमेंटिंग का उनका सबसे बड़ा फोकस था कि आप एक्सपोर्ट पे फोकस कर रहे हो। तो ये तो बात थी 1962 की, जो कि 1985 में फाइनली वीपी सिंह ने एग्जिम पॉलिसी के ऊपर में थोड़ा सा उन्होंने अमेंडमेंट किया था। 1985 तक एग्जिम पॉलिसी के ही नाम से ये जाना गया था, फिर धीरे धीरे चीज़ें चेंज हुई, फिर एग्जिम पॉलिसी को चेंज कर दिया गया फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के नाम से। अब देखते हैं आगे क्या है। अब गवर्निंग बॉडी कौन है देख लेते हैं ज़रा सा, इस पर एक नज़र डाल लेते हैं। एग्जिम पॉलिसी की जो गवर्निंग बॉडी है, अब पहले ये गाइज 3 इयर्स के लिए था जैसे कि अभी आपने पीछे देखा, लेकिन करंट में क्योंकि रिफॉर्म्स होते रहते हैं, बार बार मॉडिफिकेशन होता रहता है, तो 5 इयर्स के लिए जो है एग्जिम पॉलिसी 1997 में पहली जो एग्जिम पॉलिसी 5 इयर्स के लिए लॉन्च की गई वो 1997 में हुई, क्योंकि 1992 में फॉरेन ट्रेड आ गया था। उसके बाद काफ़ी सारे रिफॉर्म्स हुए थे। तो जितनी बार भी हर बार 5 साल के लिए पॉलिसी लाई जाती है और 5 साल में इन्होंने एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से रिलेटेड क्या क्या काम करने हैं वो सारा कुछ है उस पॉलिसी में डिस्कशन करते हैं। एक एक पॉइंट के अंदर बहुत सारे सब पॉइंट्स होते हैं। सेज इकोनॉमिक जोन किस तरीके से काम करना है, एक्सपोर्ट किस तरीके से बढ़ाना है, इंपोर्ट किस तरीके से बैलेंस करना है, सारा कुछ डिस्कशन, सारा कुछ पॉलिसी फ्रेमवर्क इसी के अंदर तैयार किया जाता है। तो ये गवर्निंग बॉडी है। कौन गवर्निंग बॉडी है? अंडर सेक्शन 5 के अगर देखा जाए फॉरेन ट्रेड, क्योंकि एक्ट गाइज यही है, डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट ही पूरा है, फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1992 क्योंकि आया था, क्योंकि करंट में यही चल रहा है।
तो इसके अंदर सेक्शन 5 के अंदर में एग्ज़िम पॉलिसी को ये बताया गया कि 5 इयर्स का हो जाएगा। यहाँ पे एक्सटेंशन दिया गया, पहले 3 ईयर था, 3 ईयर से 5 ईयर का एक्सटेंशन दिया गया। फिर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसी कवर्स द पीरियड 2002 टू 2007, ये पीरियड 5 इयर्स का जो पीरियड था इसको कवर किया गया। साथ ही पहला जो 5 ईयर का प्लान था वो उनका 1997 से 2000 के बीच में था, 2002 के बीच में। द एग्ज़िम पॉलिसी अपडेटेड एवरी ईयर, हर साल जो है एग्ज़िम पॉलिसी को कुछ ना कुछ अपडेट किया जाता है, जो भी 31 मार्च होता है, क्योंकि आपका फिनेंशियल ईयर जो एंड होता है वो 31 मार्च को एंड होता है, इसलिए 31 मार्च को कुछ ना कुछ अमेंडमेंट या मॉडिफिकेशन या अगर कुछ इम्प्रूवमेंट करना होता है या कोई नई स्कीम लानी होती है पॉलिसी से रिलेटेड, तो वो लेके आया जाता है, जिसको 1 अप्रैल को इफ़ेक्ट में, मतलब 31 को क्या करते हैं कि अपडेट किया जाता है और 1 अप्रैल को उसको लॉन्च कर देते हैं, प्रॉपर सर्कुलर निकाल करके, प्रॉपर नोटिफिकेशन निकाल करके। तो ऑल टाइप्स ऑफ चेंजेस एंड मॉडिफिकेशन रिलेटेड टू एग्ज़िम पॉलिसी इज़ नॉर्मली अनाउंस, ये सारी चीज़ें जितनी भी मॉडिफिकेशन होते हैं सारा यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के थ्रू जो है अनाउंस किया जाता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ में कोऑर्डिनेशन जिनका है, मतलब कि कॉमर्स मिनिस्ट्री का और फाइनेंस मिनिस्ट्री का आपस में हमेशा कोऑर्डिनेशन रहता है, हमेशा ये प्लस प्लस में रहते हैं, इनकी पॉलिसी हमेशा एक दूसरे को मद्देनज़र में देख करके ही मॉडिफिकेशन होता है, ताकि एक का जो चेंजेस है तो उसका पॉजिटिव इफेक्ट दूसरे पर आए। और इसको आपको तो पता ही है कि डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड नेटवर्क, DGFT रीजनल ऑफिस, ये कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को ये सपोर्ट करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं। ये सारी तो उनकी गवर्निंग बॉडी हो गई। इतना तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से चीज़ें काम करती हैं, कब कौन सी चीज़ें हुई, कब कौन सी चीज़ें प्लस की गई, माइनस की गई, क्या मॉडिफिकेशन रिफॉर्म हुआ। इसका कुछ मैंने आपको यहाँ पे पॉइंट्स में ऑब्जेक्टिव दिखा दिया हो। इतना तो आपको अभी मैंने पीछे भी बताया कि आपका मेन ऑब्जेक्टिव एग्ज़िम पॉलिसी का है एक्सपोर्ट को बढ़ाना और इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच में बैलेंस ऑफ ट्रेड को मेंटेन करना, इनका पहला होता है। और इंपोर्ट को कहीं ना कहीं अपनी कंट्री में अगर आप लेकर के आ रहे हो तो दूसरी कंट्री की करेंसी आप अपनी कंट्री में लेके आ रहे हो, तो उस पर भी पॉलिसीज़ को ड्राफ्ट करना, ये सबसे बड़ा मेन ऑब्जेक्टिव था एग्ज़िम पॉलिसी का। तो इनके जो दो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं या ऑब्जेक्टिव आप बोल सकते हो, पहला तो ये है कि इंपोर्ट पॉलिसी जो कि रेगुलेशन और मैनेजमेंट से रिलेटेड है, उनको दुरुस्त करना, उनको बाकायदा ट्रांसपेरेंसी उनमें लेकर के आना, उनमें ईज़ लेके आना, ताकि बाहर के जो लोग हैं वो हमारे कंट्री में इन्वेस्टमेंट करें और इंपोर्ट करें। साथ ही अपने खुद की कंट्री की एक्सपोर्ट पॉलिसी को, जो कि एक्सपोर्ट से रिलेटेड है, उनको प्रमोट करना, ना सिर्फ प्रमोट करना बट उनको अच्छी तरीके से रेगुलेट भी करना, ताकि ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस को हम प्रमोट कर सकें एट लार्ज। मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो गवर्नमेंट का एग्ज़िम पॉलिसी का यही है कि एक्सपोर्ट को मैक्सिमम एक्सटेंट तक बढ़ाया जा सके। जब अपनी देश का सामान बाहर दूसरे देश में जाएगा और दूसरे की करेंसी आपके देश में आएगी, तो ही आपकी जो खुद की करेंसी है, खुद की इकॉनमी है, वो बूस्टअप होगी गाइस। इसको हमेशा याद रखना, इसलिए गवर्नमेंट इस पर हमेशा फोकस भी करती है। और इसमें क्या लिखा हुआ आगे कि एक्सपोर्ट शुड बी प्रमोटेड इन सच अ मैनर दैट द इकॉनमी ऑफ कंट्री इज़ नॉट अफेक्टेड बाय अनरेगुलेटेड एक्सपोर्टेबल आइटम्स। मतलब कि जो अनरेगुलेटेड, मतलब कि उन एक्सपोर्टेबल आइटम को जिनको रेगुलेट नहीं किया जा सकता, जिनको ठीक तरीके से या तो एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकता या जिनको आप रेगुलेट नहीं कर सकते, उनके ऊपर कोई ख़ास असर नहीं होना चाहिए। इसलिए इन सब चीज़ों को एग्ज़िम पॉलिसी के अंदर में पूरा डिसाइड किया जाता है कि जो आइटम आप एक्सपोर्ट कर रहे हो वो तो अच्छी बात है, बट आप जिनको एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हो उसका कोई सब्सटीट्यूट ना क्रिएट हो जाए। मतलब कि जो आप बाहर सामान नहीं भेज रहे हो, बाहर से वो सामान सब्सटीट्यूट के रूप में आपकी कंट्री में तो नहीं आ रहा है। तो बहुत सारी चीज़ों को माइन्यूटली ऑब्जर्व करके सारी पॉलिसी ड्राफ्ट की जाती है। साथ में लिखा हुआ है कि एक्सपोर्ट कंट्रोल इज़ देयरफॉर एक्सरसाइज इन रिस्पेक्ट ऑफ लिमिटेड नंबर ऑफ आइटम हु सप्लाई पोजीशन एंड डिमांड्स। जिसका सप्लाई ज़्यादा होता है, जिसकी डिमांड ज़्यादा होती है, उस पर एक्सपोर्ट ज़्यादा बढ़ाया जाता है। एंड एक्सपोर्ट शुड बी रेगुलेटेड लार्ज इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। तो जाहिर सी बात है कि जिसका बाहर की कंट्री में डिमांड ज़्यादा रहेगा, हम उसी की सप्लाई कर पाएंगे। तो ये तो उनका कुछ था। मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स में ऑब्जेक्टिव को थोड़ा सा और क्लेरिफाई और प्रिसाइज़ कर दिया है आपके लिए। ये पॉइंट्स आप लिख सकते हो अपनी कॉपी में। पहला है कि अपनी इकॉनमी को एक्सेलरेट करना है, मतलब बढ़ाना है। एक्सेलरेट का मतलब क्या होता है? एक्सेलरेट कहाँ वर्ड यूज़ किया जाता है? आप अगर स्कूटी, बाइक या कार यूज़ करते होगे तो वहाँ पे एक्सेलरेटर होता है। एक्सेलरेटर का क्या काम होता है कि आपकी गाड़ी को तेज़ स्पीड देना। तो एक्सेलरेट का मतलब इकोनॉमी को एक्सेलरेट करने का मतलब ये कि आपकी इकोनॉमी की स्पीड को एक्सेलरेट करना, उसको बढ़ाना, उसको एक मैक्सिमम लेवल तक पहुंचाना जहां तक आप पहुंचा सकते हो। तो यहाँ पे उसी एक्सेलरेशन की बात की जा रही है, ताकि जो लो लेवल ऑफ इकोनॉमी एक्टिविटीज़ हैं उनको हाई लेवल पे पहुंचाया जा सके।
आपको ग्लोबली वेरिएंट बनाया जा सके और वाइब्रेट बनाया जा सके, ताकि आप अपने मैक्सिमम बेनिफिट्स को यूटिलाइज़ कर सको, आप अपना जो लेवल है, अपनी जो इकॉनमी है उसको ग्लोबल मार्केट में एक्सपेंड कर सको, अपॉर्चुनिटीज़ को आप यूज़ कर सको। तो ये इनका मेन था एग्जिम पॉलिसी का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव। दूसरा ये था कि स्टिम्युलेट सस्टेन्ड इकॉनमिक ग्रोथ, आपकी जो इकॉनमिक ग्रोथ है वो सस्टेनेबल हो, मतलब लंबे समय तक हो, इस बात को सुनिश्चित करना। टू स्टिम्युलेट मतलब इस बात को सुनिश्चित करना कि आपकी जो इकोनॉमिकल ग्रोथ हो रही है वो लंबे समय के लिए आप सस्टेन कर रहे हो। और ये कैसे आप सुनिश्चित कर सकते हो, ये आप ऐसे सुनिश्चित कर सकते हो कि जो भी आप रॉ मटेरियल्स वगैरह यूज़ कर रहे हो, जो इंटरमीडिएटरी यूज़ कर रहे हो, जो कॉम्पोनेंट्स इस्तेमाल कर रहे हो, जो कैपिटल गुड्स इस्तेमाल कर रहे हो, कंज्यूमर आइटम्स इस्तेमाल कर रहे हो फॉर ऑगमेंटिंग प्रोडक्शन, आप ये सारे का प्रोडक्शन अपने देश में करिए और ये सुनिश्चित करिए कि सारे सामान, ये सारी जो चीज़ों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपकी स्वदेशी चीज़ें हों, आपकी खुद की देश की चीज़ें हों, तो ही आप के लिए वो कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा। कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा तो आप लंबे समय तक उसका इस्तेमाल कर सकेंगे। तीसरा ये है कि टेक्नोलॉजिकल लोकल स्ट्रेंथ को इन्हांस करना, टेक्नोलॉजी वाइज खुद की कंट्री को मजबूत बनाना, एग्रीकल्चर को प्रमोट करना, इंडस्ट्री को प्रमोट करना, सर्विसेज वगैरह को प्रमोट करना, और एक कॉम्पिटिटिवनेस जो एडवांटेज है उसका एक पॉजिटिव साइड को ग्रैस्प करना, एक पॉजिटिव बेनिफिट एक्वायर करना। फिर है दूसरा कि न्यू एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना। एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम इस भारत में आज से नहीं ही है, 1947 से प्रिवेलेंट है। तो एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना इस पॉलिसी का एक ऑब्जेक्टिव था। साथ में एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि अपॉर्चुनिटीज़ को एंड इनकरेजिंग द अटेनमेंट ऑफ इंटरनेशनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी, जो भी इंटरनेशनल क्वालिटी का स्टैंडर्ड है, मतलब ISO, जो भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स क्वालिटी हैं जिनको ISO प्रमाणित करती है, उस क्वालिटी को भी मेंटेन करना कहीं ना कहीं इस एग्जिम पॉलिसी का एक दायित्व बन जाता है, एक ऑब्जेक्टिव बन जाता है कि आप जो सामान एक्सपोर्ट कर रहे हो ऐसा ना हो कि आप इन्फीरियर क्वालिटी का सामान एक्सपोर्ट ना करें, सुपीरियर क्वालिटी का आप सामान एक्सपोर्ट करें, तो ही विदेशी कंपनी जो है आपके सामान को लेंगी, खरीदेंगी। साथ में है कि प्रोवाइड क्वालिटी कस्टमर प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइस। आप क्वालिटी तो अच्छी दे रहे हो, बट आपका ये दायित्व भी है कि आप उसको रीजनेबल प्राइस पे, ना सिर्फ विदेशों में बल्कि अपने देश में भी आप रीजनेबल प्राइसेस में आप क्या करें, उन प्रोडक्ट्स को सेल करें। तो एग्जिम पॉलिसी का आपको समझ में आएगा कि आप जो सामान बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हो वो अच्छी क्वालिटी का सामान एक्सपोर्ट करो, ज़्यादा एक्सपोर्ट करो, और बाहर से जो आप इंपोर्ट कर रहे हो वो कम से कम इंपोर्ट करिए, ताकि आपका जो सामान है, आपकी जो खुद की करेंसी है वो दूसरे देश में ना जाए, बल्कि आपकी देश में दूसरे के देश की करेंसी आए और दूसरे के देश आपके देश में इन्वेस्टमेंट करें, आपका देश सशक्त हो, ज़्यादा मजबूत हो, सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ हो। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स थे। अब साथ में देखिए गाइस, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हर साल इसमें मॉडिफिकेशन किया जाता है, लेकिन हर 5 साल के बाद में, जैसे सरकार 5 साल के लिए आती है, वैसे ये जो पॉलिसी है वो भी 5 साल के लिए बनाई जाती है। हालांकि सालाना एनुअली इसमें मॉडिफिकेशन होता रहता है, कुछ चीज़ें रिफॉर्म्स होंगी, कुछ मॉडिफिकेशन होगा, कुछ अमेंडमेंट्स होंगे, कुछ प्लस होगा, कुछ माइनस होगा। तो अभी जो लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मतलब कि ये तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने क्या अनाउंस किया, न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को अनाउंस किया 1 अप्रैल 2015 को इन्होंने अनाउंस किया, 2015 से 2020 के लिए, क्योंकि 5 साल के लिए होता है। तो अर्लियर जैसा कि मैंने बताया कि इस पॉलिसी को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी, एग्जिम पॉलिसी के नाम से जाना जाता था। तो आफ्टर 5 ईयर्स फॉरेन ट्रेड पॉलिसी नीड्स अमेंडमेंट, हर एक 5 साल के बाद में जो आपकी एग्जिस्टिंग फॉरेन पॉलिसी चल रही है उसमें कुछ ना कुछ अमेंडमेंट, मतलब संशोधन करना होता है। क्यों संशोधन करना होता है? ताकि आपके जो डेवलपिंग एक्सपोर्ट पोटेंशियल है उनको इंक्रीज़ किया जा सके। भाई 5 साल पहले आपकी कंट्री जिस इकोनॉमिकल पोजीशन पे स्टैंड करती थी, आज के डेट में नहीं है ना, मे बी अच्छी हो सकती है, मे बी बुरी हो सकती है। तो सिचुएशन चेंज हो रही है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, बिज़नेस इन्वायरमेंट जो हम पढ़ रहे हैं, बिज़नेस इन्वायरमेंट, तो बिज़नेस इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है। इस वजह से उस चेंज के अकॉर्डिंग आपको अपनी पॉलिसी में मॉडिफिकेशन, अमेंडमेंट टाइमली करते रहना होगा। तो इनका एम क्या होता है? इनका एम यही है कि आपको एक्सपोर्ट पोटेंशियल को, मतलब एक्सपोर्ट पोटेंशियल का मतलब कि संभावित पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? काबिलियत। तो एक्सपोर्ट पोटेंशियल का मतलब कि जो संभावनाएं हैं आपकी एक्सपोर्ट की, जो आपकी एक्सपोर्ट की काबिलियत है, जो पॉजिटिवनेस है, उसको प्रमोट करना, उसको डेवलप करना। तो पोटेंशियल एक्सपोर्ट को डेवलप करना, साथ ही में इम्प्रूवमेंट ऑफ एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस, जो भी आप बाहर के देशों में सामान को एक्सपोर्ट करें उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया जा सके, साथ में इनकरेज किया जा सके ताकि आप फॉरेन ट्रेड ज़्यादा से ज़्यादा कर सको। क्रिएटिंग फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन, फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन, बैलेंस ऑफ पेमेंट मैंने आपको बताया, एक अलग से मैं बैलेंस ऑफ पेमेंट पे वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि बैलेंस
ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड में स्टूडेंट थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं, तो मैं इसमें एक वीडियो स्पेशली अलग से बनाऊंगी। फ़िलहाल यहाँ पे आप ये समझ लीजिए कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के बीच में एक बैलेंस बनाना, मतलब जितना आप बाहर से सामान मंगा रहे हो, जितनी मात्रा में, जितनी प्राइस में, उतनी ही प्राइस में आप, मतलब आपकी बात नहीं की जा रही है, ग्रॉस एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट की बात की जा रही है, क्योंकि गवर्नमेंट पूरा डेटा अपने पास में रखती है कि कितने खरबों में डीलिंग होती है गाइस, खरबों अरबों में डीलिंग्स होती है। तो उनमें बैलेंस मेंटेन रहे, ये गवर्नमेंट का मेन एजेंडा रहता है। साथ में एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बार बार यहाँ और लिखा हुआ है, क्योंकि गाइस पहले ये था बट ये चेंज होकर के ये हो गया। इज़ अपडेटेड एवरी ईयर, हर साल अपडेट किया जाता है 31 मार्च को। मॉडिफिकेशन करने के लिए कुछ इंप्रूवमेंट होते हैं, उसके लिए न्यू स्कीम्स वगैरह आ गई, तो उनको इसमें इन्हांस किया जाता है। जैसे कि मेक इन इंडिया की स्कीम आई, उसको इसमें इन्हांस किया गया। गवर्नमेंट हमेशा कुछ न कुछ नए वेलफेयर स्कीम्स या कुछ रिबेट्स, टैरिफ, जैसे कि जीएसटी आया 2017 में, तो जीएसटी का फ़ायदा बहुत सारा हुआ ना भाई। अगर आपको फ़ायदा हुआ तो आप अपना प्राइस कुछ ना कुछ प्लस माइनस करोगे कि नहीं करोगे। तो आप बने हुए सामान को जो एक्सपोर्ट कर रहे हो, जो कि आपकी खुद की कंट्री का सामान, जैसे आप बाहर के देशों में एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो बाहर की जो पॉलिसीज़ हैं उनमें भी कुछ ना कुछ फेरबदल चीज़ें करनी पड़ेंगी, तभी आपकी जीएसटी की जो पॉलिसीज़ हैं वो कहीं ना कहीं मैच कर पाएंगी और उसका बेनिफिट आप अच्छे से तब ले पाओगे। तो ये तो हो गया कि हर मंथ, अप्रैल मंथ में क्या होता है, ईच ईयर इफेक्टिव की जाती है जो भी पॉलिसीज़ में चेंजेस किए जाते हैं। तो अब कुछ इसका हाइलाइट्स देख लेते हैं कि क्या हाइलाइट्स है। ये मैंने 10 पॉइंट्स में कुछ हाइलाइट्स यहाँ पे दिखाने के लिए आपको कोशिश किया हुआ है, क्योंकि हर एक पॉइंट का अपना अपना एक्सप्लेनेशन है। उस एक्सप्लेनेशन को मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन नहीं किया हुआ, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती। बट आपको एक आइडिया लग जाएगा कि जो अभी रिसेंट जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी चल रही है वो क्या है। इनका पहला तो हाइलाइट्स है कि इनको मेक इन इंडिया को प्रमोट करना है, ऑनलाइन इंटर मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशन वगैरह करना है, सारी चीज़ें ऑनलाइन मतलब करनी है, जो भी कंसल्टेशन वगैरह होना है इनका। इंटर मिनिस्ट्रियल मतलब कि दो मिनिस्ट्रीज़ के बीच में, चाहे कॉमर्स मिनिस्ट्री के बीच में, चाहे एक विदेश का दूसरे देश के बीच में, जो भी इनका कंसल्टेशन हो रहा है सारा कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे होना चाहिए। मर्केंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, कुछ नई स्कीम्स लाई गई, जैसे कि ये है MEIS, मतलब मर्केंडाइज एक्सपोर्ट, मतलब कि जो मर्चेंट्स हैं, जो ट्रेडर्स हैं, जो ट्रेड कर रहे हैं बड़े लेवल पे, उनके लिए कुछ ड्यूटीज़ वगैरह छोड़ी गई हैं, एक्साइज ड्यूटी वगैरह कुछ कम की गई हुई हैं। सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम SIES, इसको लाया गया। इसमें जो भी सर्विसेज बाहर के देशों में एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं उनमें कुछ टैरिफ्स या कुछ बोल सकते हो, उनमें कुछ छूट दी गई हुई है, कुछ उनको अलग से रिफॉर्म करके बेनिफिट्स वगैरह प्रोवाइड किए गए हुए, इंसेंटिव्स वगैरह दिए जाते हैं। सेज मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन, मतलब वो एरिया होते हैं कुछ कुछ आपके कंट्रीज़ में, कुछ कुछ नहीं, एक्चुअली बहुत सारे एरियाज़ आपकी कंट्री में, जो कि उस एरिया पर्टिकुलर में अगर आप कुछ एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हो, सामान बना रहे हो, ये जो बड़े घराने होते हैं ना, एक्सपोर्ट हाउसेज, इम्पोर्ट हाउसेज, या बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं, उनको कुछ एडवांटेज दिया जाता है, क्योंकि वो लोग आपकी कंट्री की इकॉनमी को स्टेबल करने का कोशिश कर रहे हैं। वो लोग आपके इकोनॉमिकल स्टेटस में बहुत ही ज़्यादा परसेंटेज का स्टेक होल्ड करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में चूँकि वो कंट्री को इनडायरेक्टली या आप बोल सकते हो डायरेक्टली बेनिफिट पहुंचा रहे हैं, तो उनको गवर्नमेंट कुछ छूट देती है। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन वही है। स्पेशल सा मतलब कि बहुत स्पेशल, यूनिक आप बोल सकते हो। स्पेशल को हिंदी में, मुझे अभी वर्ड हिंदी में क्लिक नहीं कर रहा है। इकोनॉमिक का मतलब आर्थिक जोन माने एरिया, तो स्पेशल जो भी जोन है, एरिया है, जहाँ पे इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, बिजनेस हो रहा है, ट्रेड हो रहा है, तो उनको कुछ छूट दी जाती है। ये वही कह रहा है। स्टेटस होल्डर की बात की जा रही है, मतलब कि जो आपके होल्डर्स हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो बड़े बड़े घराने हैं, एक्सपोर्ट हाउसेज हैं, इंपोर्ट हाउसेज हैं, जो कि आपकी कंट्री में हैं, टाटा बिरला, अंबानी, रतन टाटा वगैरह, जो भी सब लोग हैं, XYZ, तो उन लोगों को स्पेशल एडवांटेज दिया जाता है, स्पेशल छूट दिया जाता है, उनकी स्टेटस का बराबर ख्याल रखा जाता है। एक्सपोर्ट पॉलिसी के अंदर में ये सारी भी चीज़ें आती हैं। साथ ही जितना भी आपका डॉक्यूमेंट्स और एप्लीकेशन वगैरह होना है वो पेपरलेस कर दिया गया हुआ है। सारे ट्रेड जो भी हैं वो पेपरलेस कर दिए गए हुए हैं। क्यों? क्योंकि 24/7 सारा कुछ अब आप ऑनलाइन करते हो। तो ये काफ़ी अच्छा चीज़ हो गया कि तुरंत चीज़ें हो जाती हैं, डिले नहीं होता है और किसी चीज़ के लिए आपको लंबे समय तक इंतज़ार नहीं करना पड़ता है। साथ ही कुछ रिड्यूस कर दिया गया है ऑब्लिगेशन, एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन, मतलब कि कुछ डोमेस्टिक सामान, डोमेस्टिक जो भी प्रोक्योरमेंट है, EPCG स्कीम के तहत, EPCG स्कीम के तहत आपके जो भी डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट के सामान है, मतलब जो सामान आप अपने देश में बना रहे हो, अगर आप उनको बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हो तो उसमें कुछ ऑब्लिगेशंस, EO मतलब कि कुछ एक्सपोर्ट जो ऑब्लिगेशंस हैं उनको कम किया गया हुआ। ऑब्लिगेशन का मतलब कुछ रूल्स या टैरिफ्स, ड्यूटीज़
या बोल सकते हो कस्टम टैक्स वगैरह, ये सब में आपको कुछ रिबेट मिली हुई है, लाइसेंसिंग वगैरह में कुछ सुविधाएं मिली हुई हैं। तो यहाँ पे वही बात की जा रही है, आपके एक्सपोर्ट को प्रमोट करने की बात कही जा रही है। फिर है हायर लेवल ऑफ रिवार्ड अंडर MEIS। MEIS का फुल फॉर्म ये है ऊपर, फॉर एक्सपोर्ट आइटम्स विथ हाई डोमेस्टिक कंटेंट एंड वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन की बात कही गई है, डोमेस्टिक कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करने की बात कही है, हाई डोमेस्टिक कंटेंट को, और कुछ रिवॉर्ड्स वगैरह दिए जाते हैं अगर आप हायर लेवल पे MEIS के अंदर में एक्सपोर्ट करते हो कुछ आइटम्स के ऊपर में। क्या क्या वो आइटम्स हैं वो आप इस वेबसाइट पर जा करके पूरा डिटेल में पढ़ सकते हो अगर आपको पढ़ना है तो। मैंने आपको वेबसाइट का लिंक दे दिया हुआ है। और बहुत सारे कुछ गवर्नेंस से रिलेटेड फोर्थ कमिंग जो आने भविष्य में आने वाले कुछ इनिशिएटिव्स हैं वो इसके बारे में डिस्कशन है। तो आप एक हाईलाइट ले लो कि टोटल ओवरऑल देखा जाए तो आपके एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए, प्लस के लिए, बेनिफिट के लिए सारी स्कीम्स लाई गई हुई हैं और हमेशा लाती जाएंगी। और साथ ही हर साल इसमें कुछ ना कुछ अमेंडमेंट मॉडिफिकेशन होता रहता है। ज़्यादा अगर आपको डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि देखो गाइज मैं हमेशा बोलती हूँ उतना पढ़ो, बेसिक पढ़ो, सब पढ़ो। ज़्यादा पढ़ोगे, एक ही पढ़ोगे तो नहीं हो पाएगा, थोड़ा थोड़ा सब पढ़ो। मतलब कि थोड़ा थोड़ा का मतलब ये कि उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में आपको डिटेल में आइडिया होना चाहिए कि आप उस पर डिस्कशन कर सको। बाकी तो चीज़ें जब आप डिस्कशन करते जाओगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें निकलती जाएंगी। आपको PhD नहीं करनी है, आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, आपको नॉलेज अपनी बढ़ानी है। डिटेल में अगर आप जानना चाहते हो, कोई रिसर्च कर रहे हो या आपको PhD थीसिस बना रहा है, कोई रिपोर्ट वगैरह बनानी है, तो आप इस वेबसाइट पर जा करके डिटेल में पढ़ सकते हो। बट इतना मोर देन इनफ है आपकी हाईलाइट्स के लिए। तो गाइज़ हम नेक्स्ट वीडियो में इससे भी रिलेटेड आगे के जो टॉपिक्स हैं वो पढ़ेंगे, ताकि हमें फटाफट यूनिट 2 कंप्लीट करना है और बहुत सारे टॉपिक्स इसमें कवर करने हैं, क्योंकि 2 यूनिट और भी बचे हुए हैं, बच्चों के एग्ज़ाम भी आ रहे हैं। तो उन सब चीज़ों को भी ध्यान में रख करके मुझे सारे आपके टॉपिक्स कवर करने हैं। बट मैं जल्दी जल्दी पढ़ा करके आपको ऐसा नहीं चाहती कि कोई टॉपिक छूट जाए, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा पॉज दे करके डिटेल में पढ़ाती हूँ। हमने अभी पढ़ा इकोनॉमिक रिफॉर्म, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ पढ़ी। इकोनॉमिक पॉलिसी में हमने 4-5 पॉलिसीज़ पढ़ी, ये लास्ट पॉलिसी थी। अब इसके बाद हम नेक्स्ट जो टॉपिक है उस पर जाएंगे। नेक्स्ट जो भी हमारा मीडिया मैनेजमेंट करके है और जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए हैं स्पेशल, उनमें हम डिस्कशन करेंगे। तो आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ में, क्योंकि फ्रेंड्स शेयरिंग इज़ केयरिंग। सब्सक्रिप्शन आपका गाइस मेरा मोटिवेशन है, तो लाइक और सब्सक्राइब करोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। थैंक यू गाइस सो मच। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में जल्दी।